नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। मैं गुजरात के जामनगर शहर का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन की ऐसी सच्चाई है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर आप सुनोगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा हो सकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और कॉलेज में ही हम 5 क्लोज फ्रेंड थे। दीपक, नीरज, अंतरा, स्नेहा और मैं। हम पांचों फ्रेंड एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे में घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा था। जब भी हमें वक्त मिलता हम पांचों कहीं घूमने निकल जाया करते थे। वैसे हमारी फैमिली मॉडर्न ख्यालातों की थी, जिसकी वजह से हम सभी का एक साथ कहीं घूमने निकल जाना, रुक जाना, इन सब से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में हम 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। ऐसे में एक बार हम लोग राजस्थान घूमने के लिए गए थे, और एक रात हम लोग बूंदी से हनुमानगढ़ की तरफ जाने वाले हाईवे पर सफर कर रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। ये देखकर हम लोग बहुत परेशान हो गए। रात के समय मैकेनिक को कैसे बुलाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ देखा, खेत ही खेत नजर आ रहे थे, कहीं से भी मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी हमें चांदनी रात में थोड़ी दूर कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। ये देखकर हम सभी ने एक दूजे की तरफ देखा और अपने हाथ में टॉर्च लेकर उसे तरफ चल दिए। वहां जाकर हमने देखा कि वो एक पुरानी महलनुमा बावड़ी थी। एक महलनुमा बावड़ी जो चांदनी रात में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर हम सभी ने एक दूजे की तरफ देखा और हमने रात वहीं पर गुजरने का फैसला किया, क्योंकि रात के अंधेरे में तो अब कोई मदद मिलने से ही रही थी और अनजान जगह पर कहां जाते। इसीलिए हम लोग वहीं पर रुक गए। अपने साथ बैग में कुछ खाने पीने का सामान था, वो हम सब लोगों ने साथ में खाया, लेकिन दीपक और नीरज को ड्रिंक करने की आदत थी, इसलिए वे लोग अपने साथ में शराब की बोतल लेकर आए थे। उस वक्त मैंने, स्नेहा और अंतरा ने हमने उन्हें मना किया, लेकिन दीपक नहीं माना और उसने नीरज के साथ मिलकर शराब पीना शुरू कर दिया। वे दोनों वहीं पर बैठकर शराब पीते रहे और मैं, अंतरा और स्नेहा सब थोड़ी दूरी पर बैठकर बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। उस वक्त मैं अंतरा की तरफ देखते जा रहा था, जो चांदनी रात में भी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। वैसे अंतरा मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर थी, क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाया था, ये सोचकर कि कहीं उसे मेरी बात का कुछ बुरा न लग जाए। रात काफी हो चुकी थी, हम लोग सुबह से सफर कर रहे थे, इसलिए हमने आराम करने का फैसला किया और वहीं पर आराम करने के लिए ऐसे ही लेट गए, और कुछ ही देर में हमें नींद भी आने लगी। लेकिन हमने नीरज और दीपक की तरफ देखा, जो अभी कुछ ही दूरी पर बैठे शराब पी रहे थे। ये देखकर हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गए। उस वक्त थकान ज्यादा होने की वजह से मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया, और सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दीपक और नीरज और स्नेहा तो वहीं पर सो रहे थे, लेकिन वहां अंतरा नहीं थी। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद वो यहीं कहीं होगी, और मैं उसे ढूंढने लगा, लेकिन अंतरा कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। अब मैंने जल्दी से दीपक, नीरज और स्नेहा को जगाकर ये बात बताई तो वे लोग भी परेशान हो गए। फिर हमने अंतरा को बहुत ढूंढा, लेकिन अंतरा का कहीं पता नहीं चला। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अंतरा कहाँ चली गई, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। ये सोचकर मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उस बावड़ी में भी हमने झांक कर देखा कि कहीं अंतरा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं होगी, लेकिन वो बावड़ी काफी गहरी थी।
उसमें देखने पर अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वही अंतरा को काफी देर ढूंढने पर जब उसका कोई पता नहीं चला तो हमने पुलिस की मदद लेने की सोची और पुलिस की मदद ली, जिसकी वजह से अंतरा की लाश हमें उस बावड़ी में मिल गई। उस समय अंतरा की लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। शायद बावड़ी में गिरने की वजह से पत्थर पर गिरकर उसका सिर पूरी तरह फूट गया था और शरीर पर भी जगह जगह चोट के निशान थे, क्योंकि जिस बावड़ी में अंतरा की लाश मिली थी वो सूखी पड़ी थी। उसमें कोई पानी नहीं था, लेकिन काफी गहरी थी। ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा नजर आता था। ऐसे में हो सकता है कि अंतरा उस बावड़ी को देखने आई हो और गलती से उसका पैर फिसल गया हो। साथ में बावड़ी में गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से उसके शरीर की ऐसी हालत हो गई हो। ये सब लोग सोच रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर अंतरा का पैर फिसला था तो वो चिल्लाई तो होगी, तो फिर मैंने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? शायद मौसम खराब था, हवा तेज चल रही थी और मैं गहरी नींद में था, इस वजह से उसकी आवाज नहीं सुन पाया। ये मैं सोच रहा था। हमने अंतरा के घर वालों को इस बारे में सूचना दे दी, जिससे वे लोग भी आ गए थे। सभी को यह सब कुछ एक हादसा लग रहा था। ऐसे में किसी ने भी पोस्टमार्टम करवाना सही नहीं समझा और अंतरा की लाश को लेकर हम लोग वापस लौट गए। लेकिन अंतरा की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि अंतरा मेरा प्यार थी, जिसकी वजह से मैं सदमे में चला गया। लेकिन अपने दोस्तों और अपने परिवार की सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया था और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने पापा के बिजनेस को संभाल लिया। अब मुझे अपने पापा के बिजनेस को संभालते हुए देखकर मेरे घर वाले अब मेरी शादी करवाना चाहते थे। एक से बढ़कर एक रिश्ते मेरे लिए आ रहे थे, लेकिन मैं हर रिश्ते से इनकार कर देता, जैसे शादी करना ही नहीं चाहता था। शादी के नाम से मुझे नफरत सी हो गई थी और अकेले में मैं हमेशा अंतरा को याद करता था। मुझे उसकी बहुत कमी महसूस होती थी। वैसे मैंने अपने आप को अपने काम में पूरी तरह उलझा लिया था। इसी तरह 2 साल गुजर गए। एक दिन दीपक, नीरज और स्नेहा मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आए और उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग फिर से कहीं घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन जब से अंतरा की मौत हुई थी तब से मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता था। ऐसे में मैंने मना कर दिया। ये देखकर दीपक बोला, यार अंतरा की मौत हम सब लोगों के लिए एक सदमे से कम नहीं थी। उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन इस तरह हम घुट घुट कर तो नहीं जी सकते ना। ये कहते हुए उन्होंने मुझे समझाया और अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। अपने दोस्तों के खातिर मैं इनकार भी नहीं कर सका। ऐसे में 2 दिन बाद ही हम सब दोस्त अपनी ही गाड़ी से घूमने के लिए निकल गए। इस बार मैं, नीरज, दीपक और साथ में स्नेहा थी। अंतरा की कमी हमें बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं थी। वैसे हम लोगों ने इस बार उत्तराखंड जाने के बारे में सोचा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक हम लोगों का फिर से राजस्थान देखने का मन कर गया और हम लोग राजस्थान के लिए रवाना हो गए। शायद ये हमारी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती, उस वक्त हमें मालूम नहीं था। ऐसे में राजस्थान में हम कहीं जगह घूमने निकले, लेकिन होने को तो कुछ और मंजूर था। एक रात हम उसी रास्ते से होकर फिर गुजर रहे थे, जिस रास्ते से होकर जब अंतरा हमारे साथ थी और वो हादसा हुआ था, उस वक्त गुजरे थे। वही रात का समय था और अचानक फिर से हमारी गाड़ी पिछली बार जहां खराब हुई थी वहीं आकर खराब हो गई। ये देखकर हम लोग परेशान हो उठे। हमें वो सब कुछ याद आया जब अंतरा हमारे साथ थी और हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी ये देखकर स्नेहा बोली, यार इस गाड़ी को इसी जगह पर आकर खराब होना है क्या? पिछली बार भी इसी जगह पर आकर खराब हुई थी। ये सुनकर दीपक बोला, मैं देखता हूं, और वो गाड़ी का बोनट खोलकर उसे देखने लगा। तभी अचानक जो साफ मौसम था वो खराब होने लगा। तेज तेज हवाएं चलने लगी, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। ये देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तेज आंधी तूफान आएगा। रात का समय, सुनसान रास्ता और ऐसा मौसम, ये देखकर हम लोग परेशान हो गए। ऐसे में इस चांदनी रात में हमें फिर से वही बावड़ी नजर आई, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पिछली बार वहां जाने पर मैंने अपनी अंतरा को खो दिया था। वही मौसम को इस तरह खराब होते हुए देखकर स्नेहा बोली, अचानक इस मौसम को क्या हो गया है? कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। तभी नीरज बोला, मौसम का क्या है, कभी भी बदल सकता है, लेकिन इस गाड़ी का क्या करें? ये तो ठीक नहीं हो रही है। हमारे पास तो यहाँ किसी मैकेनिक के नंबर भी नहीं है। ऐसे में सुबह ही शायद मैकेनिक आ पाएगा, लेकिन ये रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकते ना।
ऐसे में अब जाएं तो कहाँ जाएं? ये देखकर दीपक बोला, अरे वही चलते हैं जहां पिछली बार रुके थे, क्योंकि इसके सिवाय तो और कोई रुकने का रास्ता नहीं है। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन तभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो हम लोग अपने आप को बरसात से बचाने के लिए उसी बावड़ी पर पहुंच गए। वहां जाकर अंतरा को याद करके मेरी आंखों में आंसू झलक आए थे। मैं उसके साथ गुजारे हर पल को याद कर रहा था। हम लोग अपने साथ जो खाने पीने का सामान लेकर आए थे वो खाना खाने लगे। जैसे ही खाना खाने बैठे, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भागते हुए हमारे सामने से गुजर गया हो। ये महसूस होते ही हम लोगों को हैरानी हुई, लेकिन सोचा आंधी तूफान का मौसम है तो बस ऐसे ही कोई भ्रम हुआ है। ये सोचकर हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाने लग गए। फिर जब खाना खाकर हम लोग सोने के लिए लेटे तो ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। ये देखकर हम चारों हैरान रह गए कि इस सुनसान जगह पर स्थित इस बावड़ी पर भला और कौन हो सकता है। लेकिन रोने की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए हम लोग सीधे ही आवाज की तरफ चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा कि कोई नहीं था। ये देखकर हम सोचने लगे कि यहां तो कोई नहीं था, पर रोने की आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में वो आवाज कैसी थी? तभी मुझे परेशान देखकर दीपक बोला, अरे यार, कोई जंगली जानवर होगा। ये कहकर हम लोग वापस आने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमारे पास से कुछ कहकर गुजर गया हो। जो आवाज हमने सुनी थी वो अभी अजीब तरह की थी, लेकिन धीमी थी, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाए कि आखिर वो आवाज किसकी थी और कौन क्या बोल रहा था। पर हमने सुना जरूर था। तो हमने एक दूजे की तरफ देखा, लेकिन तेज हवाएं चल रही थी, इसलिए इसे भी हमने अपना भ्रम समझा और वापस अपनी जगह पर आकर बैठकर बातें करने लग गए। अभी हम लोग बातें कर रहे थे, तभी हमें उस बावड़ी के किनारे पर तेज तेज घुंघरू के बजने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। ये देखकर हमने एक दूजे की तरफ देखा। जब हमें यह महसूस हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं है, तो हम लोग उस तरफ गए, ये सोचकर कि वहां कौन है। लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी स्नेहा घबराते हुए डरते हुए बोली, यार, मैंने सुना है कि ऐसी सुनसान जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, और खासकर में कुएं, बावड़ी, महल, खंडहर, इनमें तो ज्यादातर भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे में कहीं हमारे साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं है। यह सुनकर दीपक उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम भी कौन से जमाने में जी रही हो स्नेहा, ये भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। तभी नीरज बोला, और नहीं तो क्या, बस ये लोगों के दिमाग की एक खटिया सोच है कि भूत प्रेत होते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहते हुए हम लोग वापस मुड़े ही थे कि अचानक सामने उस अंधेरी रात में कड़कती हुई बिजली में अचानक एक आसमान में तेज बिजली चमकी और हमें एक भयानक चेहरा नजर आया, जिसे देखकर एक पल के लिए तो हम बहुत ज्यादा डर गए। काफी भयानक चेहरा था। ये देखकर हमने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर सामने टॉर्च चलाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमने चैन की सांस ली। वही स्नेहा ये देखकर बहुत डर गई और घबराते हुए बोली, मुझे नहीं लगता हम लोगों को यहाँ रुकना चाहिए, क्यों ना हम चलते हैं। ये सुनकर नीरज बोला, क्यों नहीं रुकना चाहिए, पिछली बार तो रुके थे, कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर स्नेहा बोली, कुछ कैसे नहीं हुआ, हम लोगों ने अंतरा को हमेशा के लिए खो दिया, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। अगर इस बार भी कुछ हो गया तो मुझे तो ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती है। ये सुनकर नीरज बोला, ऐसा कुछ नहीं है, अंतरा शायद बावड़ी देखने के लिए गई थी और उसका पैर फिसल गया और वो उसमें गिर गई, वरना कुछ नहीं है। ये सुनकर स्नेहा ने घबराते हुए कहा, जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था वो क्या था। ये सुनकर दीपक ने हंसते हुए कहा, अरे सामने का पेड़ हमें अंधेरे में ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब फालतू बातें हैं, तुम छोड़ो इन बातों को। लेकिन स्नेहा बहुत घबराई जा रही थी। ये देखकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, घबराओ मत, हम सब लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ऐसे मौसम में कहीं चल भी तो नहीं सकते, यहीं पर रुकना हमारे लिए ठीक होगा। यह सुनकर स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम लोग वापस आकर अपनी अपनी जगह पर लेट गए। मैं अंतरा के बारे में सोचकर तकलीफ में था, उसके ही बारे में सोचते जा रहा था। तभी अचानक मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर हम हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे। वो आवाज चारों तरफ से गूंज रही थी, जिसे सुनकर हम एक दूजे की तरह देखने लगे।
अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज मुझे सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे अंतरा मुझे पुकार रही है, पर रोते हुए चिल्ला रही थी, प्रशांत मुझे बचाओ, प्रशांत। इस आवाज को सुनकर मैं पल भर में ही पहचान गया कि ये अंतरा की आवाज है, और उसे वक्त बिना सोचे समझे मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, अंतरा। ये कहकर मैं उसकी तरफ जाने लगा तो दीपक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए बोला, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, अंतरा यहां नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है, बैठ जाओ। लेकिन मैंने गुस्से में उसका हाथ छुड़ा दिया और मैं उस तरफ अंतरा का नाम लेकर चिल्लाते हुए भागने लगा। यह देखकर सभी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुक रहा था। मैं उस आवाज की तरफ पागलों की तरह दौड़ते जा रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर अंतरा घबराते हुए, रोते हुए चिल्ला रही हैं और बार बार कह रही थी, प्रशांत मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रशांत। उस वक्त वो बहुत रो रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान भी थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसकी हालत काफी खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हुआ है, और वो रोते हुए, घबराते हुए बस मुझे ही बचाने के लिए बुला रही थी। उस वक्त अंतरा को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं भूल गया था कि ये मेरे साथ सामने अंतरा नहीं, शायद उसकी आत्मा है। उस वक्त उसकी तकलीफ देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी और मैं बोला, अंतरा। ये कहते हुए मैं बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। तभी अचानक अंतरा चिल्लाते हुए उस बावड़ी में गिर गई और जोर से चिल्लाई। ये देखकर मैं भी उसके पीछे इस बावड़ी में कूदने वाला था कि पीछे से मुझे स्नेहा ने आकर पकड़ लिया, परंतु मुझे तो अंतरा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं बार बार रोते हुए अंतरा अंतरा कहकर चिल्ला रहा था। ये देखकर स्नेहा घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो प्रशांत? वो अंतरा नहीं है, अंतरा हमें बहुत पहले ही छोड़कर चली गई है। लेकिन मैं रोते हुए, घबराते हुए बस उस बावड़ी की तरफ देखते हुए चिल्ला रहा था, अंतरा, अंतरा कहाँ हो तुम? उस वक्त अंतरा के सिवाय मुझे किसी और चीज का होश नहीं था और इसी उम्मीद में देख रहा था, काश एक बार और अंतरा मुझे दिखाई दे जाए। ये देखकर मेरा हाथ पकड़कर स्नेहा मुझे जबरन पकड़कर अपने साथ लेकर कुछ ही दूरी पर आई और बोली, अपने आप को संभालो प्रशांत, वो अंतरा नहीं थी। ये सुनकर मुझे थोड़ा होश आया और मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लग गया। ये देखकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, प्रशांत, मैंने कहा था यहां कुछ तो है। अभी कुछ देर पहले जो आवाज हमें सुनाई दे रही थी, शायद अंतरा की ही थी, क्योंकि अंतरा की आत्मा शायद हमें यहां देखकर हमें आवाज लगा रही थी। यह सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए बोला, लेकिन वो इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? बार बार अपने आप को बचाने के लिए क्यों बोल रही थी? और उसकी हालत इस तरह की क्यों थी कि वो किसी तकलीफ में है? कोई ना कोई बात तो है स्नेहा, जो हमें पता नहीं है। ये सुनकर मैं और स्नेहा कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमें दीपक और नीरज के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो हम दोनों घबराते हुए उसकी तरफ भागे। जब मैं और स्नेहा वहां पर पहुंचे तो जो कुछ हमने देखा उसे देखकर तो हम दोनों के होश उड़ गए। हमने देखा कि दीपक वहीं खड़े हुए थर थर कांपे जा रहा था और नीरज नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और एक औरत उसके सीने पर बैठी हुई थी जिसके बाल आगे की तरफ थे। ये देखकर मैं चिल्लाते हुए कहने लगा, नीरज। ये सुनकर उस औरत ने हमारी तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए। एक पल के लिए तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि हमारी आंखों के सामने जो नीरज के सीने पर जो औरत बैठी हुई थी वो बड़ी ही डरावनी औरत थी। उसके काफी लंबे बाल थे जो उलझे हुए थे। उसका पूरा चेहरा सफेद था, आंखें लाल थीं और दांत बड़े बड़े थे। ऐसे में अपने हाथ के नाखूनों से वो बुरी तरह से नीरज का चेहरा नोच रही थी और दांतों से उसकी गर्दन से खून पीने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से नीरज तड़प रहा था। और ये देखकर दीपक वहीं खड़ा हुआ घबरा रहा था। उस वक्त अपने दोस्तों को इस तरह मुसीबत में देखकर मैं उसकी तरफ जाने लगा तो अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे और स्नेहा दोनों के पैर जमीन में चिपक गए हों। ये देखकर हम दोनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और हम नीरज और दीपक को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। तभी उस औरत ने बिल्ली की तरह छलांग मारी और सीधे ही दीपक के ऊपर झपट्टा मारा, जिसकी वजह से दीपक नीचे गिर गया और घबराते हुए चिल्लाने लगा। उस समय नीरज और दीपक की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। दोनों दर्द से तड़प रहे थे। ये देखकर मैं बोला,
कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? छोड़ दो इन्हें। यह सुनना था कि चारों तरफ बिजली कड़कने लगी, तेज तेज हवाएं चलने लगी और अचानक वो औरत न जाने कहां गायब हो गई। ये देखकर हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही नीरज और दीपक घबराते हुए वहां से भागने लगे, तो जैसे किसी ने उनके पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। ये देखकर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक तेज हवा आई, जिसकी वजह से दीपक और नीरज दोनों हवा में लहराने लगे। उस वक्त दोनों बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी एक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। क्या सोचा था तुमने कि मेरी जान लेकर मुझे बेरहमी से मारकर तुम लोग बच जाओगे? नहीं, कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं। यह आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जो बड़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं उस आवाज को पहचान गया। यह आवाज अंतरा की थी। यह सुनकर मैं और स्नेहा ने हैरानी से एक दूजे की तरफ देखा, तो तभी अंतरा हमें दिखाई दी, जो गुस्से में दीपक और नीरज की तरफ घूर रही थी। यह देखकर दीपक और नीरज दोनों थर थर कांपते जा रहे थे। उस वक्त अपनी आंखों के सामने अंतरा को देखकर एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया। इस बार भी उसके कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह चोट के निशान थे, लेकिन इस बार वो रोने की बजाय गुस्से में उन दोनों की तरफ देख रही थी। ये देखकर मैं बोला, अंतरा, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो उन्हें, वो दोस्त हैं तुम्हारे। ये कहना था कि अंतरा ने गुस्से में मेरी तरफ देखा, फिर दीपक और नीरज की तरफ देखा और दोनों को फिर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर दीपक और नीरज घबराते हुए मेरे पास आए और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हमें बचा लो। वही अंतरा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगी और बोली, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। उस वक्त उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जो काफी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक औरत और एक आदमी की मिली जुली डरावनी आवाज हो। लेकिन ये कहते हुए अचानक बिजली कड़कने लगी और अंतरा न जाने कहां गायब हो गई। अब चारों तरफ जोर जोर से रोने की और फिर हंसने की आवाज गूंजने लगी, जो बड़ी ही भयानक लग रही थी। वही नीरज और दीपक मेरे सामने हाथ जोड़कर घबराते हुए अपने आप को मुझसे बचाने के लिए कह रहे थे, जिसे देखकर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक दीपक और नीरज दोनों वहां से भागने लगे, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों को पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से वो दोनों घबरा रहे थे। फिर घुटनों के ऊपर ही चलते हुए दोनों घबराते हुए मेरे सामने आए और हड़बड़ाते हुए डरते हुए कहने लगे, हमें बचा लो प्रशांत, तुम हमें बचा सकते हो, बचा लो हमें, क्योंकि अंतरा की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हमें बचा लो, वरना वो हमें मार डालेगी। हमें मरना नहीं है प्रशांत, हमें बचा लो। ये कहते हुए दोनों घबराते हुए कांपते हुए रोने लग गए। उस वक्त उन्हें इस तरह घबराते देखकर, हड़बड़ाते देखकर मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, लेकिन अंतरा तुम दोनों को क्यों मारना चाहती है? क्या किया था तुम दोनों ने उसके साथ? मैं हैरानी से और गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला। ये सुनकर दोनों घबराने लगे। तभी स्नेहा ने नीरज और दीपक की तरफ देखकर कहा, बताओ क्या किया था तुमने उसके साथ? वो तुम्हारे दोनों के पीछे क्यों पड़ी हैं? ये सुनकर दोनों घबराते हुए कुछ बोल पाते, उससे पहले ही अंतरा के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। तो दीपक और नीरज दोनों कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हमसे गलती हो गई, हमने अंतरा को मारा था। ये सुनना था कि मेरे और स्नेहा दोनों के होश उड़ गए। उस वक्त उन दोनों ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। साथ ही मेरा चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि दोस्त के रूप में हनुमान मेरी आंखों के सामने थे और मैं पहचान नहीं पाया। बात यह थी कि पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे तो खाना खाने के बाद मैं, स्नेहा और अंतरा सो गए थे। तभी सोती हुई अंतरा पर नीरज और दीपक की गंदी नजर पड़ गई। उस वक्त दोनों शराब के नशे में थे, दोनों के अंदर हवस की आंख थी। ऐसे में दोनों भूल चुके थे कि जिसके बारे में वे ऐसा सोच रहे हैं वो उनकी दोस्त हैं। वे दोनों अंतरा के पास आए और जैसे ही अंतरा को छूने की कोशिश की तो अंतरा की नींद खुल गई। उस वक्त अंतरा कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने अंतरा का मुंह अपने हाथों से बंद कर लिया और जबरदस्ती उसे उठाकर वहां से ले गए। उस वक्त अंतरा ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाई। मुंह बंद होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाई, जिसकी वजह से स्नेहा और प्रशांत को कुछ पता नहीं चला। वही दीपक और नीरज उसे लेकर बावड़ी से दूर खेतों में गए, जो बावड़ी से थोड़ी दूरी पर थे। वहां लाकर उन्होंने अंतरा को पटक दिया। ये देखकर अंतरा घबरा गई और घबराते हुए बोली,
तुम लोग मुझे इस तरह यहां क्यों लेकर आए हो? लेकिन उन दोनों ने उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। ये देखकर अंतरा विरोध करने लगी, भागने की कोशिश करने लगी, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए अंतरा ने बहुत कोशिश की। वो बार बार प्रशांत का नाम लेकर रोते हुए अपने आप को बचाने के लिए वो चिल्ला रही थी, काश प्रशांत आ जाइए। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, मौसम काफी खराब था। उस वक्त इन सबसे अनजान प्रशांत और स्नेहा बावड़ी पर थे और अंतरा अब जो सड़क से इतनी दूरी पर थी कि वहां की आवाज बावड़ी तक बहुत कम सुनाई देती थी। वही अंतरा की इज्जत लूटने के बाद दीपक और नीरज दोनों ने अंतरा की तरफ देखा, जो इस समय दर्द की वजह से जमीन पर तड़प रही थी, क्योंकि शराब की नशे में दीपक और नीरज ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया था। अंतरा के शरीर पर जगह जगह उनकी हैवानियत के सबूत थे। उन्हें देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अंतरा चुप बैठने वाली नहीं है। वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। पुलिस को सारी बात बताएगी और वे लोग जेल में चले जाएंगे। ये सोचकर वे दोनों घबराने लगे। उस वक्त अंतरा काफी घायल थी और दर्द से छटपटा रही थी, तो दीपक ने उसका गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से अंतरा बेहोश हो गई, लेकिन मरी नहीं थी। ऐसे में वे लोग सोचने लगे कि अगर उन्होंने इधर उधर कहीं भी अंतरा को फेंका तो उनके पकड़ने के चांस ज्यादा होंगे। इसलिए वे लोग बेहोशी की हालत में अंतरा को वापस उस बावड़ी तक लेकर आ गए और उस बावड़ी में अंतरा को फेंक दिया। उस वक्त बेहोशी की हालत में अंतरा उस बावड़ी में गिर गई और इतनी गहरी बावड़ी में गिरकर उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा आज भी बावड़ी पर अपने गुनहगारों की तलाश में भटक रही है। वही अंतरा की मौत को नीरज और दीपक दोनों ने एक हादसा बना दिया था। लेकिन सच्चाई क्या है, इस बारे में मुझे और स्नेहा को कुछ पता नहीं था। पिछली बार जब मैंने अंतरा को ढूंढने की कोशिश की थी, तो अच्छे दोस्त होने का दिखावा करते हुए दीपक और नीरज ने भी यही नाटक किया था। ये सारी सच्चाई जब दीपक और नीरज ने मुझे और स्नेहा को बताई, तो हम दोनों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा तो खून खौल उठा था, ये सोचकर कि इन्होंने मेरी अंतरा को इतनी बेरहमी से मार दिया था। ये सोचकर मैं कुछ कहता, उससे पहले ही तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक अंतरा हमारी आंखों के सामने आ गई, जो काफी भयानक लग रही थी। उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था, आंखों के नीचे बड़े बड़े गड्ढे थे और बाल उलझे हुए थे। वो गुस्से में नीरज और दीपक की तरफ बढ़ रही थी और फिर पल भर में ही उन दोनों को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगी। ये देखकर मैं बोला, इन्हें छोड़ दो अंतरा। मैं जानता हूं कि इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारी जान ली है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि इन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर दिलाऊंगा। कानून इन्हें अपनी कर्मों की सजा देगा। लेकिन अंतरा ने मेरी बात नहीं सुनी। वो उन दोनों को ले गई और फिर बेरहमी से उन्हें जमीन पर पटकने लगी और पीटने लगी, जिसकी वजह से दोनों घायल होकर वहीं जमीन पर गिर गए। ये देखकर मैंने और स्नेहा ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों वहां से जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पैर जमीन से चिपक गए थे। तब अंतरा ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और छलांग मारकर दीपक की छाती पर बैठ गई और अपनी दोनों नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। ये देखकर तो स्नेहा बहुत ज्यादा डर गई, उसकी चीख निकल गई। वो बेहोश होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे संभाल लिया। वही दीपक के सीने को चीरकर अंतरा ने उसे उठाकर एक तरफ फेंक दिया। जानलेवा दर्द से दीपक तड़पने लगा। नीरज तो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और कांपने लगा। फिर अंतरा उसके पास आई और उसी तरह अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। वो दर्द से छटपटाने लगा। ये देखकर स्नेहा और मेरी तो जैसे आंखें ही बंद हो गई थीं। हम कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। दीपक और नीरज की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। शायद यही उनके गुनाहों की सजा थी। फिर अंतरा ने दोनों को उठाकर उसी बावड़ी में फेंक दिया। ये देखकर तो हमारे होश उड़ गए। वही दोनों के चिल्लाने की आवाज बावड़ी में गिरते ही चारों तरफ गूंज गई और फिर शांत हो गई। फिर अंतरा ने हमारी तरफ देखा और पल भर में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस वक्त अपनी आंखों के सामने अंतरा को देखकर मैं रोते हुए हाथ बढ़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अंतरा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया मैं तुम्हें। ये कहते हुए मेरा गला भर आया था और मैं रोते जा रहा था। उस वक्त मुझे रोते हुए देखकर अंतरा मेरे पास आकर बोली, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दीजिए। ये कहते हुए फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी,
लेकिन इन हैनवानों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। ये सुनकर मैं हैनरानी से अंतरा की तरफ देखने लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैं अंतरा से एक तरफा प्यार करता था। तभी अंतरा रोते हुए बोली, बहुत प्यार करती थी आपसे मैं, लेकिन शायद हमारा मिलना इस जन्म में लिखा ही नहीं था, पर अगले जन्म में तो लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा ना तो मैं भगवान से खुद लिखवा कर लाऊंगी। ये कहते हुए स्नेहा के पास आई। वही स्नेहा भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। अब अंतरा उसकी तरफ देखकर बोली, इसलिए तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। मैं जानती थी कि तुम प्रशांत को पसंद करती हो, लेकिन प्रशांत मेरे बारे में सोचता है, मुझे पसंद करता है और मैं खुद प्रशांत को पसंद करती हूँ। यह जानकर तुम बिना कुछ बोले रास्ते से हट गई थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा प्रशांत की जिंदगी में रहो, अपने प्यार को पालो। यह सुनकर स्नेहा रोने लग गई। फिर अंतरा मेरी तरफ देखकर बोली, प्रशांत, आज से स्नेहा और तुम एक दूजे को अपना देना। यह सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही अंतरा गायब हो गई। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। इस तरह अंतरा को जाते हुए देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो स्नेहा भी रोने लग गई। हम दोनों इसी तरह एक दूजे के साथ बैठे रहे। सुबह हिम्मत करके हमने इस बारे में पुलिस के साथ दीपक और नीरज के घर वालों को बताया कि उनके साथ एक हादसा हो गया है, क्योंकि अगर अंतरा वाली बात बताते तो कोई भी उस बात पर यकीन नहीं करता। फिर दोनों की लाश बावड़ी से निकाली गई और बिना पोस्टमार्टम के उनके घर वालों को दे दिया, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद ये एक हादसा है। उसके बाद मैं और स्नेहा भी उन लोगों के साथ अपने अपने घर लौट आए थे, लेकिन हम कभी भूल कर भी उस बावड़ी की तरफ नहीं गए। अंतरा की इच्छा को देखते हुए मैंने स्नेहा से शादी करने के लिए कहा और वो मान गई। आज मैं और स्नेहा एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंतरा की कमी मुझे हमेशा महसूस होती रहेगी और मेरे दिल में उसके लिए जो जगह है वो हमेशा खाली रहेगी। आज इस घटना को इतना वक्त बीत गया है, लेकिन मैं और स्नेहा कभी अंतरा को नहीं भूल पाए। शायद हमारी गाड़ी का खराब होना अंतरा का उन लोगों से बदला लेना अंतरा के बदले की भावना के कारण हुआ था, और आखिरकार उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले गवी सिंह हैं पंजाब से, रब्बी आलम हैं बेंगलुरु से, मनीष यादव हैं यूपी से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर से, रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं महोली पंजाब से, साहरान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऋतु थापा हैं मिरुट से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।